मित्रों नमस्कार, मैं अजय तिगावकर, न्यूज 81 पर आप सभी का स्वागत। शिक्षा को सही मायने में मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित उत्कृष्ट अभियंता, पर्यावरण तथा लोकहित के प्रहरी श्री सोरमजी वांचू महाराष्ट्र के सेवाग्राम वर्धा आए थे। उन्होंने अपने विचारों के अनुकूल करीब 50 वर्ष पहले गांधी जी द्वारा शुरू की गई सेवाग्राम में नई तालीम शिक्षा पद्धति को बहुत आस्था के साथ समझा। वही उन्होंने आनंद निकेतन विद्यालय सेवाग्राम के बच्चों की दिन भर की गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया। विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा पालकों से अपने शिक्षण प्रयोगों की जानकारी साझा की और बच्चों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने ये कहा, जो हम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बदलाव लाने पे काम कर रहे थे, उसको सरकारी स्कूलों में दोबारा से शिक्षा को देखा जाए और हेड, हैंड्स, हार्ट के नज़र से देखा जाए। उसका नाम हमने रखा ऑपरेशन न्यू होप, ऑपरेशन न्यू होप, ONH। और मुझे अच्छा लगा आप लोग भी ये एचएस को बढ़ा के होप तक ले जा रहे थे। तो यहाँ आप ये कर रहे थे, वहाँ हम वो कर रहे थे, और कितनी समानताएं हैं ये मैं देख रहा था। तो कई सालों तक हम सरकारी स्कूलों में करते रहे ये बदलाव, और इसमें शिक्षकों का दोबारा से ट्रेनिंग करना, अभिभावकों का, गांव के सभी लोगों को स्कूल को अपनाने का एक अभियान, ओनरशिप ऑफ स्कूल्स, और फिर सारे शिक्षा के जो सामग्री है उनका बदलाव करते करते जो 5% बच्चे पास होते थे ना, वो धीरे धीरे 55 होने लगे 5-7 साल, फिर धीरे धीरे 75% पास होने लगे, अब सिर्फ 25% फेल होने लगे। तब हमने समझा कि सरकारी सिस्टम में उतना बहुत है, उसके बाद 1% पे जान जाएगी, क्योंकि आसान नहीं होता है सरकारी प्रणाली में काम करना। तो हमने 75 ठीक है, डिग्निफाइड है, हम बाकी 25 पर काम करेंगे जो अभी भी फेल हो रहे हैं, तो उन पे काम करना शुरू किया। और उनके लिए एक अलग विद्यालय खोला जिसे सेक्मोल अल्टरनेटिव स्कूल कहते हैं, जिसका आपने शायद वीडियो वगैरह देखा हो। तो ये स्कूल, इसको लोग उस तरह से देखते हैं, वो स्कूल जहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया मार्क्स नहीं है, ग्रेड्स नहीं है, फेल होना है। अगर आप फेल हुए हो तो आपको एडमिशन सीधा मिल जाता है, अगर पास हुए हो या बहुत नंबर लाए हो तो वेटिंग लिस्ट पे रख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने बहुत से अनुभव किए। इन बच्चों को हम जो भी विज्ञान, गणित हो, उसको किसी काम से जोड़कर, जैसे बगीचे में कुछ उगाने से, जैसे गाय से दूध निकाल कर उस दूध की मापन करके उसका स्टैटिस्टिक्स निकाल के, उस तरह से इस विद्यालय को असल में बच्चे खुद चलाते हैं। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हम आगे कोशिश करते गए। तो हमने कहा अगर आप गवर्नेंस सीखना चाहते हैं, सिविक्स, गवर्नेंस, स्थानीय शासन, तो आप स्कूल को ही क्यों ना एक देश की तरह चलाएं। तो वो स्कूल एक देश की तरह चलता है, बच्चे सोचते हैं हमारा देश है ये। उस स्कूल की अपनी छोटी सी सरकार है, छोटा सा संसद है, छोटे से इलेक्शन होते हैं हर 2 महीने। उस स्कूल का और तो और अपना समय भी है, उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे चलता है। वो क्यों पता है? वो इसलिए कि ऐसा करना टीनेजर्स को जल्दी सोने और जल्दी उठाने का सबसे आसान तरीका है। तो वो 10 बजे सोते हैं, सोचते हैं कि वो 10 बजे सो रहे हैं, मगर असल में वो 9 बजे सो रहे हैं। वो उठते हैं 6 बजे, मगर असल में वो 5 बजे उठ रहे हैं। तो सबके घड़ियों पे वही है, तो आप उसी माहौल में हैं, तो आपको कोई, वरना आज तक आप 6 बजे सो रहे हो, कल से 5 बजे उठोगे, कितना तकलीफ लगेगा ना। उनको नहीं लगता है, उनको पता भी नहीं है। तो इसलिए हम आगे चलते हैं, वो इसलिए कि हम सूरज के साथ चलें। जब सुबह हो तब प्राकृतिक रोशनी है तो उसमें काम करें ना, रात को ये बत्तियां जला के क्यों काम करें। तो इसलिए खैर
मैं ये कह रहा था कि वो देश की तरह चलता है। उस देश में एक लीडर हर 2 महीने में चुना जाता है, मंत्री या अधिकारी वो सब बच्चे होते हैं। कोई खेत संभाल रहा है, कोई गाय, कोई घोड़े, कोई पानी का सप्लाई, कोई पावर सप्लाई, और सबको एक पहले हम कहते थे डिपार्टमेंट की तरह, और वो ज़्यादा सरकारी हो जाता है, फिर वो सरकारी कर्मचारी बन जाता है। तो अब हम कहते हैं स्टार्टअप, पावर स्टार्टअप की तरह बिजली वाला विभाग चलता है, तो एग्री स्टार्टअप की तरह खेत और बगीचे चलते हैं, तो डेयरी स्टार्टअप की तरह दूध वाले बच्चे करते हैं। तो सब स्टार्टअप्स के उसमें अब उससे क्या होता है कि वो जीवन के लिए तैयार होने शुरू हो जाते हैं। जीवन में स्टार्टअप्स चलाना है तो हम तो चला चुके हैं, जीवन में सरकारें चलानी है तो हमने तो 2-3 सरकारें चला चुके हैं। और ये अजीब सी बात है, वो स्कूल है 10th फेल्स के लिए। किन के लिए? 10th फेल के लिए ना। लद्दाख में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके प्रेसिडेंट स्कूल के नहीं, पूरे रीजन के इस स्कूल से ना गए हों। तो वो जीवन के लिए तैयार होते हैं। अपने छोटी सरकार चलाते चलाते उनको पार्टीज ले जाते हैं, अपना प्रेसिडेंट बना देते हैं। फिर कॉलेज में जाते हैं, फेल हुए हैं मगर अगले साल फिर वो बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं। कॉलेज में जाएं तो उनको ये वो क्या लीडर, वो लीडर बना देते हैं, और उनके साथी बड़े परेशान होते हैं, ये फेल हुआ था कि मैं फेल हुआ था। तो जब करके सीखने का मौका मिले तो हर कोई सीखने, जिनको हम फेलियर कहते हैं वो भी इतना अच्छा करने लग जाते हैं, क्योंकि सीखते हम सिर्फ 1-2 इंद्री से नहीं है ना। ये 3 आवर्स वाला तो सिर्फ 2 इंद्रियों से सीख रहे हैं, आंखों से, कानों से। हम तो पूरे इंद्रियों से, लर्निंग थ्रू द फिंगर्स, है ना, कर रहे हैं। जब आप लोग बगीचे में उगा रहे थे, उससे गणित सीख रहे थे, तो ये हम करते रहें। जो आप अनुभव की बात कर रहे हैं, उनमें से कई एंटरप्रेन्योर्स बने हैं जो सोलर हीटेड बिल्डिंग्स इंडियन आर्मी तक ले जा रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं और बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि किसी की समस्या सुलझा रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन बंद कर रहे हैं, पोल्यूशन बंद कर रहे हैं, दुनिया को बेहतर बनाते हुए खुद का भी चल रहा है। तो इस तरह के क्लीन ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स को में लग जाते हैं बहुत से लोग। उनमें से कुछ आपको बताऊं तो एक हाँ, मैं हमेशा बताता हूं, आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा। इस स्कूल में एक बच्चा आया जो 5 बार फेल होके आया 10वीं, 5 बार। तो ये स्कूल किनका है? फेलियर्स का है ना। तो उनके लिए तो लाल कारपेट रेड कारपेट वेलकम नहीं, जो फेलों में भी उत्कृष्ट फेलियर हो। तो वो आए किसी तरह, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, मगर किसी तरह उनके स्पार्क, एक चिंगारी जल गई। वो इतना मेहनत करने लगे, फिर जाके पढ़ाई की और जर्नलिस्ट बन गए, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बने। फिर जाके उनके गांव ने उन्हें पॉलिटिक्स में ले गए, हमारे यहाँ से कोई लीडर नहीं, तुम आओ। और बाद में वो 28 साल पे एजुकेशन मिनिस्टर बन गए लद्दाख के। यहाँ फेल हुए थे 5 बार। ऐसे ही एक आए जो 4 बार फेल होके आए। उनको सब ने फटकार के रखा था, तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, अब जाओ इस फेलियर के स्कूल में। और मुझे याद है हमारे स्कूल में, जैसे मैंने कहा ना, ये क्या कहते हैं, डेयरी एंटरप्राइज है या इलेक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, उसी तरह एक कैंपस न्यूज़पेपर चलता है। एक छोटा देश है ना, देश में तो होना चाहिए। एक छोटा सा कैंपस रेडियो चलता है। तो किसी तरह बारी देते देते इस लड़के को रेडियो की बारी लग गई। सब लोग रेडियो अपना, ये कैंपस रेडियो है, आज की खबरें ऐसे सुनाते थे, हम भी खुश होते थे, चलो उन्होंने अपना खाना पूर्ति किया। मगर एक लड़का जाके ले के शहर से लाइव रिपोर्टिंग दे रहा है, मैं अब शहर के बीच खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गांव के लोग आ रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। बहुत अजीब लगा, अच्छा लगा। अगली बार वो कैंपस टीवी पे शायद उनकी जिम्मेदारी लगे, तो बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी स्क्रीन के उससे वो करने लगे। तो फिर हमने उन्हें फिल्म मेकर से जुड़ाया, जो फिल्म मेकर्स वगैरह हों, और आज वो दुनिया के बहुत मशहूर
डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स में से एक है। सभी कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने इनाम जीते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। तो फेलियर थे 4 बार के, बाकी 3 बार 2 बार बात क्या करें। तो करके सीखने में जिनको हम नाकाबिल समझते हैं वो इतना करें तो बाकी बहुत करें या शायद वो फेल हो जाए। देश की स्वतंत्रता के प्रतीक खादी की प्रदूषण रहित विकेंद्रित उत्पादक प्रक्रिया को मगन संग्रहालय वर्धा में आपने बहुत ध्यान से देखा। उत्पादन से बिक्री तक जुड़े कारीगरों और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ आपने बातचीत भी की। शाम सत्यनारायण बजाज सार्वजनिक वाचनालय के सभागृह में वर्धा के नागरिक समाज को लद्दाख के लोक संघर्ष की परिस्थिति कथन करते हुए उन्होंने 6 शेड्यूल के बारे में बताते हुए ये कहा, ये जो 6वां शेड्यूल है बहुत लोग असमंजस में है, ये क्या है, ये पता नहीं क्या मांग रहे हैं। कभी तो कहते हैं ये चीन का एजेंडा है कि किसी सोरोस का एजेंडा है। मैं खुद परेशान हूँ, जैसा मैंने कहा घर में आग लगी हो तो सोरोस को चिंता नहीं, आपको होनी चाहिए चिंता। मगर फिर भी ये क्या है, बहुत लोगों में समझ ना समझ दोनों हैं तो नहीं समझ पाते हैं। असल में 6वां शेड्यूल मैं तो सोचता हूँ सिर्फ लद्दाख को नहीं पूरे देश के हर ज़िले को मिलनी चाहिए। 6वां शेड्यूल भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, कहीं किसी और देश से नहीं आया, भारतीय संविधान का है। और इसके नमूने आप देखते हैं। आप सोचिए अगर भारत में सिर्फ संसद ही होता, महाराष्ट्र में कोई असेंबली नहीं होती, गुजरात में कोई असेंबली नहीं होती, दिल्ली से सब कुछ होता, तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं लगता। विकेंद्रीकरण चाहिए। तो इसलिए स्टेटहुड, स्टेट में असेंबली है, वहाँ पे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करते हैं। अब 6वां शेड्यूल बात करता है कि उससे भी नीचे जाके ज़िले पे भी असेंबली हो, ज़िले पे। तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। और ये प्रावधान खासकर वो जनजातीय लोगों के लिए देती हैं। जनजातीय लोग जो अलग होते हैं, उनके जीवन अलग हैं, उनके संदर्भ अलग हैं, उनके ज़िलों को एक लोकसभा जैसा, विधानसभा जैसा एक काउंसिल देती है जिसमें आप 26 चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं और वो 26 चुने हुए प्रतिनिधि नियम बनाते हैं, क्या करें क्या ना करें, किस इंडस्ट्री को, किस उद्योग को आने दें, किसको ना आने दें, वो फैसला करते हैं। तो जिन्होंने वहाँ रहना है उनको तो फैसला करने देना चाहिए ना। जो वहाँ रहते भी नहीं है, 2 साल के लिए आते हैं, पहला साल समझने में लगाते हैं, दूसरा साल जाने में लगाते हैं, वो क्या समझेंगे किसी दूसरे ज़िले को, और फिर वो लद्दाख में हो तो फिर क्या समझेंगे। तो अभी वो हालत है। अभी पूरा लद्दाख एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं जो 2-3 साल के लिए आते हैं। अच्छे हुए तो भी गलतियां कर बैठते हैं, बुरे हुए तो वो आधा बेच देंगे, क्योंकि 3 साल ही तो उन्हें रहना है, उसके बाद उन्हें क्या है, क्या होता है लद्दाख में। तो वो उनको दीजिए जिन्होंने रहना है, जिन्होंने सारे खामियाजे भुगतने हैं, वो फैसला करें तो ठीक करेंगे। तो 6 शेड्यूल अभी तो भारतीय संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए है। मैं तो वकालत करूंगा कि सब संवेदनशील पर्यावरण वाले ज़िलों को देना चाहिए, वो पूरे हिमालय में देना चाहिए, हो सके तो पूरे भारत में दीजिए, विदर्भ में दीजिए, वर्धा में दीजिए। तो ये 6 शेड्यूल है। सुबह मगन संग्रहालय के परिसर में बरगद के पेड़ के नीचे विद्यार्थी, शिक्षक तथा पालकों से शिक्षा के तत्वों पर खुलकर अपनी बात कही। श्री सोनम जी ने कहानी के स्वरूप में ये कहा, मेरे गांव में, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में एक छोटा सा गधा पैदा हुआ। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे छोटे गधे, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में नहीं थे गधे, मगर छोटा सा गधा था, वो मुझे बहुत प्यारा लगने लगा और देखता रहता उसे बढ़ता हुआ। फिर मैंने देखा कि और छोटे गधों की तरह मेरा छोटा गधा कुछ अलग सा जा रहा है। वो उठ नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है और पड़ा रहता है। गोट कहें कि जिसमें पशु रहते हैं, पड़ा रहता है, उठता ही नहीं है।
क्या कारण था पता नहीं, कुछ होगी, या वो आलसी होगा, पड़ा रहने लगा। आलसी होगा या उसकी माँ ने कहा होगा तू यहीं बैठ, याद कर अपने लेसन्स। तो वो पड़ा रहने लगा, और फिर जब पड़ा रहता तो उसके जो खुर है ना, खुर कहते हैं, धीरे धीरे उसके खुर लंबे होते गए और गधों से वो अलग होता गया। उसके खुर लंबे होते गए, लंबे होते गए। आप समझ रहे हैं? 3 इंच 4 इंच का खुर होता है, वो 5 इंच होने लगा, 6 इंच होने लगा। पड़ा ही रहता, बाकी गधे तो दौड़ रहे थे हर जगह। उसका खुर ऐसे घूम के इस तरफ आता गया, जो थोड़ा बहुत वो कभी सुबह शाम उठता था, चलता था, अब वो भी बंद हो गया, क्योंकि उसके खुर ही ऐसे चले गए। अब तो वो उठाए भी नहीं उठ पाए, ऐसा होता गया। ये कैसा कुचक्र चला? क्योंकि वो उठा नहीं इसलिए उसके खुर बढ़े, क्योंकि उसके खुर बढ़ते गए इसलिए वो उठा नहीं, क्योंकि वो उठा नहीं इसलिए उसके खुर बढ़ते गए, क्योंकि उसके, ये तो मैं चलता ही जाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? साइकिल। विशियस साइकिल, कुचक्र। किसी से पूछा आप गंजे क्यों हो रहे हो? मुझे बहुत चिंताएं हो रही। चिंता क्यों हो रही? क्योंकि मैं गंजा हो रहा हूँ। गंजे क्यों हो रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही। ऐसा चिंता करते करते आखिरी बाल भी चला गया। तो ऐसा ही कुछ हमारे छोटे गधे के साथ भी हो रहा था। तो आखिर में वो अपाहिज हो गया, अब वो ना उठ पाए। एक तो ये देखा, फिर हाल में, ये तो बचपन में देखा, याद आए, फिर हाल में पढ़ा, ये जो चूहे होते हैं ना, चूहे, रोडेंट्स, आपके यहाँ बड़े बड़े चूहे होते हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे होते हैं, जो भी हो, दोनों होते हैं आपके यहाँ। तो आपको पता है इनके, ये कुतरते रहते हैं, आपने देखा है? कुतरते रहते हैं हर चीज को। खाना तो समझ आता है, कुतर के हर चीज को काट के चले जाते हैं, कपड़ों को, दरवाजों को। यहाँ के चूहे भी ऐसे हैं शैतान, हाँ, बहुत शिकायत है हमें। तो फिर सोचने लगा ये क्या है, ये लकड़ी को खाते हैं क्या? कपड़ों में छेद कर देते हैं, ये कपड़े खाते हैं? कैसे? कपड़े तो कोई नहीं खाता, ये क्या है? आप क्या सोचते हैं, ये खाते हैं? नहीं खाते, कुतर के चले जाते। कितने खाते तब भी समझ आता, नुकसान करके चले जाते हैं। फिर मैं थोड़ा अध्ययन करने लगा तो पता चला कि वो खाते नहीं हैं, उनको ये करना पड़ता है, उनको ये करना पड़ता है। अब वो बेचारे विकसित हो गए ना, हमारे साथ शहर में रहने लगे। वो बने थे गांव के लिए, जंगल के लिए, और जंगल के लिए वो बहुत अच्छे डिजाइन के थे। उनका डिजाइन, क्या कहना, उनका डिजाइन सोचिए आप। उनको जंगल में ये जो क्या कहते हैं, बीज और ये अखरोट, नट्स, ऐसे सख्त सख्त चीजें खाना होता था, और खाते खाते उनके दांत खत्म हो जाते थे, इतने सख्त कि दांत खत्म हो जाए। फिर कुदरत ने डिजाइन, इसलिए कहता हूँ, इतनी खूबसूरत डिजाइन, ऐसा डिजाइन दिया, उत्क्रांति से, उद्भाव से या एवोल्यूशन से लाखों सालों में ये क्षमता प्रदान की उनको। आप कहिए भगवान ने, अल्लाह ने, या नेचर ने, कि जैसे जैसे उनके दांत घिसते जाएं उतना उनका उगता जाएगा। जितना घिसे उतना उगे, जितना घिसे उतना उगे। तो मतलब एआई से भी बहुत आगे की। जितना घिसे उतना उगे, ऐसा उनको वरदान मिला, यूं कहिए, या कुदरत का एवोल्यूशन ऐसा कि इतना आपका यूज होता है तो ये बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। तो इसलिए अब वो शहर में चले आए, वो चूहे, गलती कर दी उन्होंने, आपके घर में रहने लगे। आपके घर में कुछ भी वो, उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है, सब टेबल पे मिल जाता है। वो भी ऐसा खाना, ब्रेड, मक्खन वगैरह। तो फिर क्या करना पड़ेगा उन्हें? उनके दांत तो बढ़ते जाएंगे। वो आपको पता है वो 2.8 मिलीमीटर हफ्ते के बढ़ते हैं उनके दांत, इतने बढ़ते जाते हैं। और साल में तो वो 4 इंच बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे उनके दांत, अगर वो जिस जंगल से वो आए थे वैसा ही करते ना रहे तो।
तो इसलिए उनको नट्स फ्रूट्स जो भी खोद खोद के खाना पड़ता था, अब वो है नहीं, तो वो बेचारे क्या करें फिर? आपके कपड़ों को, आपके अलमारी को, दरवाजे को, हर जगह छेद करेंगे। वो खाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसको ठीक रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक तरीका था वो है नहीं। अब खाने के और दिखाने के और वाले हो गए। तो उसी दांत में खाते हैं और फिर घिसने के लिए वो आपकी अलमारी पे, फिर आपके टेबल पे जाते हैं, फिर आपकी अलमारी। अब उन्हें दो दो करना पड़ता है। तो एक बात तो ये मैंने पाया। तो मैं बच्चों को कहानियों में बताता हूँ। एक चूहों का समुदाय था। बहुत मेहनत से खाते थे जंगल में, कहीं ये गुठली, वो बीज खाते थे। तो फिर चूहों के सरदार ने उस समुदाय के कहा कि ये तो बहुत मुश्किल वाला है, मैंने कुछ पाया है उन पहाड़ों के पीछे, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वहां पे कोई मेहनत नहीं करनी है, वहां पे मक्खन का एक गुफा है, मैं तुम्हें बटरलैंड ले जाऊंगा। बटरलैंड, ऑफ वी गो टू बटरलैंड। तो चूहों को सरदार ने चूहों को लिया अपने साथ। We go to Butterland, we'll be developed. We won't have to do any of this. We'll just sit, lick and eat butter all day, every day. No more hard work. We want development. We want progress. तो सारे चूहे उसके पीछे गए, बटरलैंड बटरलैंड। पहाड़ों से जाते जाते, और वो झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में एक ऐसा गुफा आया, ये मैं कहानी बनाते बनाते आपको सुना रहा हूँ, तो इसलिए तो बीच में, पहाड़ों के बीच में एक सच में गुफा आया, जिसका एक ही दरवाजा था, उसमें से बाहर नहीं जा सकते थे। अंदर गए और बोले यहाँ से तो बाहर भी नहीं जा सकते, कहाँ लाए हो तुम? बोला मैं तो तुम्हें बटरलैंड ही लाया हूँ, आओ मेरे साथ। गए गए गए, सब सोचने लगे ये झूठ बोल रहा है, मगर सच में बटरलैंड निकला। वहां तो पूरी खाई है मक्खन ही मक्खन के। तो सब ने उनको बहुत प्रशंसा की, आप सच में मार्गदर्शक हैं, हमें यहाँ लाए, हमें विकसित किया, हमें हमारी सारी तकलीफें दूर की। मगर एक समस्या थी। समस्या ये की थी कि चूहों के सरदार ने तो आज का विकास किया, मगर चूहों के शरीर बने थे लाखों सालों से। तो उनको वो सख्त गुठलियां जरूरी थी। खाते रहे बटर, पता भी नहीं चला। ये तो शुरू में तो उन्हें इसकी ख्याल भी नहीं आई। खाते रहे बटर, खाते रहे। अब क्या देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लंबे लंबे उनके दांत ऐसे घूम के उनके गले में जा रहे थे, इधर को ऐसे जा रहे थे। अब धीरे धीरे वो बटर खाने के लिए भी मुंह नहीं खोल पाए, ऐसे बंद हो गए उनके। ये सच है, वैज्ञानिक है। आप किसी भी चूहे को अपने घर में जो है उनको एक उसमें रखिए, मक्खन दीजिए, 1 साल के लिए दीजिएगा नहीं, मुझ पे यकीन कर लीजिए। ऐसा विकास उनका कृपया ना कराइएगा, ना कराइएगा उनका ऐसा विकास। तो धीरे धीरे आप देखेंगे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। वो 1 साल में सारे चूहे मर गए। बटरलैंड में उनकी कफन अभी भी देखने जा सकते हैं, दफन जहां है वो उनके। तो उनके सारे मकबरे बन गए, सब शहीद हो गए विकास के रास्ते में, उनके सब ये हो गए। तो फिर समझ आया मेरे छोटे गधे का क्या हो रहा था। मेरे छोटे गधे का भी ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, कुदरत ने यही वरदान दिया था कि तुम जितना दौड़ोगे तुम्हारे जूते उतने बड़े होते जाएंगे और कभी घिसेंगे नहीं। पता नहीं क्यों भगवान ने हमें नहीं दिया ऐसा, हमें जूते बदल बदल के पहनने पड़ते हैं, है ना? नहीं? तो गधों को ये नहीं है, ना ही घोड़ों को। उनके जूते जीवन भर रहते हैं, बिल्कुल कड़क जूते, अच्छे जूते। और जितना वो दौड़ते हैं उतना ही वो घिसता है, जितना वो घिसता है उतना ही वो बढ़ता है। अब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, वो अगर आलसी निकले
तो फिर क्या होगा? घिसना बंद, बढ़ना चालू, घिसना बंद, बढ़ना चालू, बढ़ता बढ़ता ऐसे घूम गया। अब वो चलना भी चाहे तो चल ना पाए। तो मुझे समझ आया मेरे छोटे गधे के साथ यही हादसा हुआ, दुर्घटना घटी। फिर मैं सोचने लगा कहीं हमारे टीनेजर्स के साथ भी तो ऐसा ही घटना नहीं घट रही है। चूहों में समझना आसान है क्योंकि उनके दांत बढ़ते हुए दिख जाते हैं। छोटे गधे में समझना आसान है, उसका खुर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंसानों में हो सकता है दांत और खुर नहीं, कुछ और बदल गया जिसके कारण अब वो ना हिल पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं। तो फिर समझ आया इस पे शोध होनी चाहिए, ये सही है कि नहीं। मैंने कई लोगों से बात की, सब कहते हैं इस पे शोध होनी चाहिए, मगर अभी तक एक ठोस वो प्रमाण नहीं है। मैं आपके सामने ये रखूंगा कि हमारे पूर्वज 10,000 साल से पहले जब खेती भी नहीं करते थे, तब हम क्या थे? हंटर गैदरर्स थे। हम शिकारी थे, हम गैदरर्स थे, जो फल फूल जड़ें रूट्स जो भी मिलता वो खोद खोद के लाते। और ये बहुत मेहनत का काम था, हर दिन जीना बहुत मेहनत का काम था। कभी आप शिकार के लिए किसी को भगाते हुए भागते, या कभी किसी से भागते हुए भागते, कभी शेर से भागते हुए भागते, कभी हिरन के पीछे उसको भगाते हुए भागते, कभी ये लाते कभी वो लाते। और हमारे जो बच्चे थे वो बड़ों के साथ ही सीखते। वो हर दिन सुबह से लेके शाम तक बड़ों के साथ खतरनाक हालात में, कहीं घाटी है गिर जाते हैं, कभी शेर खा जाएगा, और ऐसा होता भी था। तो यही जिंदगी का हिस्सा था। वो बहुत चैलेंजिंग हालतों में बड़े होते थे हमारे बच्चे, बड़ों के साथ चैलेंजिंग। हर तरफ हर कदम पे चुनौती है, हर कदम पे चुनौती है। यानी कि एवोल्यूशन से हम बन रहे थे उन चुनौतियों के लिए विकसित हो रहे थे, और बहुत मेहनत के लिए विकसित हो रहे थे हम और हमारे बच्चे। कि हर जगह क्लाइंबिंग, गैदरिंग, कलेक्टिंग, किलिंग, रनिंग, एस्केपिंग, ये सब जीवन का हिस्सा था। और बच्चों को ये सीखना था बड़ों से, क्योंकि जीवन इतना मुश्किल था, या उस समय तो मुश्किल आसान किससे तुलना करें, जीवन था। तो कुदरत ने एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया डिजाइन में। जैसे चूहों को दांतों का गिफ्ट दिया, गधे को खुर का गिफ्ट दिया, वैसे ही हमारे बच्चों को बहुत ऊर्जा का गिफ्ट दिया। 3-4 साल छोटे बच्चों से लेके, बल्कि उससे भी छोटे से लेके, खासकर इस आयु में जब वो सीखने के लिए बाहर दौड़ने लगे, बड़े होने तक कुछ ज्यादा ही ऊर्जा एनर्जी का गिफ्ट दिया। क्योंकि इतना एनर्जी लगता था उनको, तो सीखना था ना, बड़ों के बराबर पहुंचना था, कैचअप करना था। तो बड़ों से भी ज्यादा बच्चों में कूट कूट के, जिसे कहते हैं, ऊर्जा बढ़ती, कि फूट फूट के आप में इतनी ऊर्जा आए कि आप हर मुश्किलातों का सामना करें, चुनौतियों के आगे जाएं, दौड़ें, उठें, हाथों से, पूरे शरीर से बहुत कुछ आप मेहनत करें। ऐसी मेरा वरदान है। मैंने चूहों को ये दिया, मैंने गधों को ये दिया, आपको मैं ऊर्जा का वरदान देता हूं, अगर कहानी भगवान की हो तो ये काम आता रहा सदियों तक, हजारों सालों तक। हमारे बच्चे इतने ऊर्जा से क्या कहें, गिफ्टेड थे कि वो सीखते, और सीख बाहर कुदरत में ही होता तब तो, हंटर गैदरर की तरह। और हम जो बने हैं अभी, वो उन लाखों सालों के कारण बने। फिर खेती आई, 10,000 ऐसे 8,000 साल पे खेती आई। तो खेती में भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ता, बड़ों के साथ हल चलाना, पशुओं को रखना, ये सब में उनका वो ऊर्जा निकलता जाता। ऊर्जा दिया है तो निकलना भी तो चाहिए ना, तो निकलना चाहिए, तो वो निकलता रहता। फिर करते करते, खेती से करते करते 300 साल पहले
इंसान ने ऐसे ऊर्जा के स्रोत पाए जो कि जमीन के नीचे से मिल रहे हैं। उनके शरीर से अब जरूरत ही नहीं, कोयले से भाप बन रहा है, भाप से इंजन चल रहा है, फिर तेल से इंजन चल रहा है, इंजन से काम हो रहे हैं। जो भी काम करते थे सब अब बटन दबाओ होने लगा। फिर स्कूलिंग आया तो अब जो बचा कुचा थोड़ा सा मेहनत था बच्चों के जीवन में, वो अब माएं करने लगी। आपके जूतों के तस्मे मैं बांध देता हूँ, तो जूतों के लेसेस भी माँ बांधने लगी। जो भी करना है अब माँ करने लगी, पिता करने लगे। बच्चा महाराजा बन गया और पढ़ा रहा या फिर किताबी पढ़ाई करता या फिर लेक्चर सुनता। स्कूल जाके लेक्चर्स पढ़ा सुन के या ऐसे लिख के, कोई शरीर का इस्तेमाल नहीं है। फिर घर में आके भी पड़ा रहता, तुम्हारे लिए चाय, तुम्हारे लिए कि दूध, तुम पढ़ रहे हो, तुम खेलने मत जाना, खेलोगे कूदोगे बनेगी खराब। यही बैठो, पढ़ो, बस दिमाग बढ़ता गया या सर बढ़ता गया, बाकी पैर छोटे, हाथ छोटे, सब कुछ सिकुड़ा हुआ। तो जब मेरा छोटा गधा बैठा रहा तो क्या हुआ, उसके खुर को तो निकलना था, वो तो निकलता गया। अब वो ऊर्जा का क्या होगा जो कुदरत ने भर रखा था कूट के। अब उसे तो बैठे ही रहना है, कहीं ऊर्जा का कहीं कोई निकास ही नहीं है उस ऊर्जा का जो कुदरत ने दिया था। स्कूल में भी पढ़े रहो, घर पे भी पढ़े रहो, कोई चुनौती नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, सब माँ करेगी, सब पापा करेंगे। तुम बस स्कूल जाओ, तुम बस होमवर्क करो, प्रिपरेशन करो, IIT में जाना है। तो वो खुर निकलने लगे, वो दांत निकलने लगे, वो एनर्जी निकलने लगी, और फिर वो एनर्जी, वो ऊर्जा अब सही तरीकों से निकलने का रास्ता नहीं रहा तो गलत तरीकों से निकलने लगा। अब वो रेज, रिबेलियन, झगड़ालू, बगावत, तोड़फोड़, कहीं मेज तोड़ो, कहीं कुछ तोड़ो, या फिर इतने इम्प्लोड हो जाओ, एक्सप्लोड नहीं तो इतने इम्प्लोड हो जाओ कि अपने आप में ही अपना ही जान लेने पे तुल जाओ, या फिर किसी और रास्ते से ऐसे तत्वों को सेवन करो जिससे कि आप इस दुनिया से बाहर एस्केप कर सकें। तो ये मुझे लगने लगा कि ये सब जुड़े हुए हैं। ये जो फैक्ट्री स्कूलिंग और फैक्ट्री पेरेंटिंग एक तरफ, जिसमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ कानों का है और कुछ नहीं आंखों का है, और फिर ये जो रिबेलियन, रेज, डिप्रेशन, ड्रग्स, ये कहीं जुड़े तो नहीं है। तो फिर उसका आंसर भी तो क्या हो सकता है कि दोबारा से आप अलग संदर्भ में फिर दोबारा वही परिस्थितियां दें जो जिसके लिए हमारा शरीर, हमारा दिल दिमाग बना हुआ है, वो परिस्थितियां फिर लाएं। पूरा नहीं ला सकते हैं आप, हूबहू तो कैसे लाएं, वापस जंगल में हंटिंग गैदरिंग करने की तो बात नहीं है, मगर घर में भी जिम्मेदारियां तो दे सकते हैं ना, काम दे सकते हैं, जिम्मेदारी दे सकते हैं। स्कूल में भी तो पूरा दिन लेक्चर सुनते हुए किसने कहा आपको रखने के लिए, चाहिए बाहर जो फोटोसिंथेसिस आपने किताब में पढ़ा वो बाहर खेत में कराइए, उसके लिए हल जोतिए, खोदिए, बीज लगाइए, पानी दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। तो वो चुनौतियों भरा जीवन अभी भी कर सकते हैं और उसकी जरूरत है। हम सोचते हैं वो सारी चुनौतियां हटा दी, मेहनत हटा दी, विकसित हो गए। विकसित नहीं हुआ, बटरलैंड हो गया है, और बटरलैंड में हम ना चाहते हुए भी फंस जाएंगे। तो ये शिक्षा सिर्फ का नहीं, पूरा लाइफस्टाइल, पूरा जीवन ये विकास के बटरलैंड में, दलदल में, मक्खन के दलदल में हम फंस से गए हैं। बच्चों के साथ तो ये हो रहा है, रेज, रिबेलियन, क्योंकि टीनेज में या चिल्ड्रन में इतनी ऊर्जा भर दी गई है, वो फूट के निकल रहा है। बड़ों में विजिबल है, मेरे गधे के खुर की तरह, चूहे की दांत की तरह, आंखों से दिखता है, हाथ से छू सकते हैं आप, समझ आया आपको? वो इधर दिख सकता है। मोटे इतने होते जा रहे हैं हम कि हमारी रक्त की नलियां बंद हो रही हैं, इतने हर तरफ से प्रेशर आ रहा है,
तो वो दांत और खुर की तरह ही है। जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा नहीं कि हम दौड़ें, करें, खेती करें या जो भी उठाएं, बोएं, ये कुछ नहीं है, हमने सब कुछ बटन पे किया है, तो अब खुर निकले जा रहे हैं, दांत निकले जा रहे हैं, वही हमको मार रहा है। आज दुनिया का नंबर 1 किलर यही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, आर्टरी स्ट्रोक हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, ये सब बिल्कुल वही चूहों के दांत हैं और गधे के खुर हैं जो हो रहे हैं। ये तो बड़ों का हुआ। शिक्षा में मैं बात कर रहा था, शिक्षा में ये जो ऊर्जा है वो है ना, गिफ्ट है, उसे आप दबाएं भी नहीं दबेगा। और क्यों ना इसको इस्तेमाल करें, इसको चैनलाइज करें और बहुत कुछ करें उसके साथ। आज सिर्फ बचा है, अगर कुछ थोड़ा सा बचा है तो वो स्पोर्ट्स है, जिसके लिए हमारा शरीर बना था, वो थोड़ा सा प्रयोग में आता है, स्पोर्ट्स है। और जो स्पोर्ट्स में है फिर वो इनमें नहीं फंसते हैं या बहुत कम फंसते हैं। इसलिए बहुत बार स्पोर्ट्स को एज एन ऑप्शन टू डील विद ड्रग्स एंड वो किया जा रहा है बहुत जगहों पे। तो इससे दिखता है कि असल में हम वही रिक्रिएट करने की, उनको भी नहीं पता होगा स्पोर्ट्स क्यों, मगर हम वही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से हम आए हैं, उत्क्रांति से, उद्भव से, इवोल्यूशन से। तो वही, तो फिर क्यों ना हर स्कूल में वही रिक्रिएट करें हम। तो इसलिए जैसे आनंद निकेतन का विद्यालय है, क्योंकि लोग भटक गए हैं इस समझ से कि कैसे बच्चे बड़े होते हैं, कैसे दुनिया थी हमारी जिसके लिए हम बने हैं, और आज वही होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं, वो ये विद्यालय पता नहीं गांधी जी ने क्यों ऐसा बनाया, हमें तो ये एकेडमी, वो कैम्ब्रिज, वो आईबी, वो करना है, ये करना है। हम अपने ही मूल्यों को कदर नहीं कर पा रहे हैं, जो खोज था। तो इसलिए जो नई तालीम का हैंड्स है वो सिर्फ एक हाथों के हुनर के लिए नहीं है, स्किल्ड इंडिया के लिए नहीं है कि वो हम कुछ फैक्ट्री में जाके ये बनाए, वो भी बना पाएंगे, वो तो बाय प्रोडक्ट होगा। ये हमारी ह्यूमन नीड है। जैसे हमें हवा पानी चाहिए, बच्चों को ऐसे हालात चाहिए जिसमें उनका पूरा वजूद लग जाए। तो चुनौतियां, हाथों का मेहनत, जैसे गांधी जी कहते थे, बिना 2-3 घंटे के मेहनत के आपकी कोई भी विकास नहीं है, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की हो। तो इसका संदर्भ बच्चों के बढ़ने में, ग्रूमिंग में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम थे ही उसी के लिए बने हुए। इसलिए हर विद्यालय में ऐसा होना चाहिए। मैं जैसा कह रहा था, इस पे शोध होना चाहिए, मगर ये एक हाइपोथेसिस सा है कि ये जो सोसाइटी में यूथ के साथ हो रहा है, ये बहुत रिलेटेड हो सकता है कि हमने क्या उनकी जिंदगी, उनके टीनेज को, उनके चाइल्डहुड को बना के रखा है, वो बदल दें तो शायद ये भी साथ में बदल जाए। हाइपोथेसिस ये। फिलहाल मैं रखता हूँ। धन्यवाद। निसर्गतः कुतूहल हर बच्चे में होता है, उसमें स्नेह कार्य, स्नेह, करुणा बढ़े ऐसा वातावरण दे और फिर खुद होकर कुछ कृति करे, इसके लिए प्रोत्साहित दे। विद्यार्थी सही दिशा में बढ़ेगा, यह सूत्र रूप में बताकर श्री सोनम देव ने अपनी बात पूरी की। मित्रों, इसी तरह नई नई जानकारी और खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ 81 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।